हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय साइंस साइट। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे आरपीएफ की एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको साइंस के 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक देखना कि ऐसे कैसे क्वेश्चन हैं जो इन कंपटीशन के एग्जाम में वो आते ही आते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, क्या ऑक्सीजन बनेगी, क्या राख बनेगी, क्या मिट्टी बनेगी, क्या फिर पानी बनेगा। तो देखिए, जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वहां पर क्या मौजूद होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा भैया, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, क्या हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है या फिर मेथेन है। तो देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हमेशा हाइड्रोजन गैस ही प्रयुक्त की जाती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। जब भी वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, यानी वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है, तो एक तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और एक उत्प्रेरक का उपयोग और किया जाता है ताकि वो उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वह कौन सा है, क्या जिंक चूर्ण का उपयोग किया जाता है या फिर निकेल का या फिर प्लेटिनम का या फिर तांबा का। तो याद रखना, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो कौन किसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, निकेल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में और हाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या ओजोन गैस ग्रीन हाउस नहीं है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जल वाष्प या फिर हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। परंतु हाइड्रोजन गैस जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस याद करना, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही है। ठीक है, मेथेन गैस भी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना। परंतु हाइड्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना और डिटेल में इस चैनल पर आप साइंस को और मैथ को पढ़ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। तो हम अगर इन सभी जलों की बात करें तो शुद्ध रूप केवल वर्षा का जल ही होता है। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा जल सबसे शुद्ध रूप में रहेगा, वर्षा का जल। ठीक है ना, क्योंकि वो वाष्प बन करके जाता है वायुमंडल में, तो वाष्प से फिर वो पानी बनता है, तो वो कैसा रूप है, उसका शुद्ध रूप है। ठीक है ना, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल, इन सभी में लवण घुले होते हैं, इसलिए ये शुद्ध जल नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
विद्युत अपघटन कहा जाता है, या फिर ऑस्मोसिस कहा जाता है, या फिर ओजोनीकरण कहा जाता है, या फिर ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो देखिए पानी से हाइड्रोजन को जब अलग किया जाएगा तो इस पानी का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो पानी से हाइड्रोजन को किस प्रक्रिया से अलग किया जाएगा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। अब 2:1 है, या फिर 1:2 है, या फिर 8:1 है, या फिर 1:8 है। तो देखिए जल का अणु सूत्र आप जानते हैं H2O होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इनका अनुपात 2:1 होगा। जल्दबाजी में वो 2:1 कर देंगे और उनका आंसर ये रहेगा बिल्कुल गलत, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर जोर नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि भार के रूप, भार के अनुसार अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और 1 जब होता है तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो भी 1 ही होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और उसका परमाणु जो भार होता है वो भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणुओं को भार कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और 16 का अनुपात निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 2 और 16 का जब अनुपात निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इनके अगर हम जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें भार के अनुसार तो 1:8 होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़। रबड़ तो विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है, कुचालक होता है, सभी जानते हैं। शुद्ध जल। शुद्ध जल भी विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध जल में से विद्युत का चालन कभी नहीं होता है। लवण जल, बिल्कुल लवण जल में विद्युत का चालन हो जाता है। बेंजीन, बेंजीन भी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो जो लवण जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है ना। तो विद्युत का चालक कौन है इन सब चारों में से? लवण जल, ठीक है। जो हम पानी पीते हैं वो कैसा पानी है? वो लवण जल है, वो शुद्ध जल नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें विद्युत का चालन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वही ये काम कर लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो इसको हमेशा याद रखना कि पानी का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दिमाग में सेट करके रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, पानी का क्वथनांक है। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब कितनी डिग्री पर वो उबलने लग जाता है। तो देखिए सेल्सियस में तो आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है। तो यानी पानी का क्वथनांक कितना है? सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर फारेनहाइट में पूछा जाए आपसे कि फारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ध्यान रखना 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। पानी का क्वथनांक फारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए, केल्विन में पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन, ठीक है ना। पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन होता है। तीनों को याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु वो होता है यानी वह तापमान जिस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, ठीक है ना। तो पानी का हिमांक बिंदु सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे हिमांक बिंदु पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाएगा। अगर आपसे पानी का हिमांक बिंदु केल्विन में पूछा जाए तो 273 केल्विन होगा। कितना होगा? 273 केल्विन। तो ये इसके क्या है? पानी के हिमांक बिंदु हैं, ठीक है ना। सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी रहेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वथनांक रहेगा। 11 पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किसे की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आप हमेशा डायरेक्टली याद रखना कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के उस जल के अंदर सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फेट लवण होते हैं। जल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट लवण होते हैं। उन्हीं की वजह से जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। तो कहां पर है भैया? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? वो जल में सल्फेट लवण होते हैं। उन्हीं की वजह से जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर क्लोरीन का, या फिर एलम का। तो देखिए, अगर जल के अंदर स्थायी कठोरता है, यानी जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? उसके अंदर सल्फेट लवण होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से जल में स्थायी कठोरता होती है। और उस स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है आपका Na2CO3, ठीक है ना। तो इसी का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। इसके अंदर जो धावन सोडा होता है, इसके अंदर 10 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। यानी 10 नहीं होंगे, यहाँ पर 7 होगा, Na2CO3.7H2O, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका सूत्र Na2CO3 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर 10 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वथन का, आसवन का, साबुन से झाग बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर पानी की कठोरता की जांच करनी हो तो साबुन से झाग बना करके पता कर सकते हैं कि यह जल कठोर है या फिर मृदुल है, ठीक है ना। अगर पानी के अंदर कठोरता मौजूद है तो साबुन से झाग नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अगर पानी मृदु है तो साबुन से झाग आसानी से बन जाएंगे। तो साबुन से झाग बनाकर पानी की कठोरता की जांच की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारी जल क्या है? वर्षा का जल, ट्राइटियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर ड्यूटेरियम। तो देखिए, जो भारी जल होता है, भारी जल हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, ठीक है ना। जैसे जल होता है H2O, ठीक है, जल से ही ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक संगठन क्या होता है? D2O होता है, ठीक है।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, इसी को ही हम भारी जल कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन या फिर विज्ञान को और मैथ को डिटेल में आपको समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना और डेली आप इस चैनल पर आकर के गणित और विज्ञान पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है ना, महाकाल बैच के जरिए इस चैनल पर गणित और विज्ञान पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।